Hello dear students, how are you? So I am start this is the heredity important topics of class 10th, the chapter of heredity अनुवांशिकी। तो साथियों, आज मैं आप सभी को क्वेश्चन आकर लेके आ गया हूँ जो कि अनुवांशिकता चैप्टर का है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है। तो साथियों, आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं अनुवांशिकता के टोटल 20 क्वेश्चंस, जो आप सभी को क्या करेंगे, अच्छे मार्क्स दिलाने में सफलता प्राप्त करेंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी लोग हमारे चैनल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब नहीं किया है चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं क्या कहलाते हैं। तो साथियों, ये जानकर आपको सभी को खुशी होगी कि जो लक्षण होते हैं माता पिता के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, तो इस प्रकार के लक्षण को क्या कहा जाता है साथियों? इस प्रकार के लक्षण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आनुवांशिक लक्षण। ठीक है, आनुवांशिक लक्षण कहा जाता है। ठीक है, सभी को क्लियर दिख रहा है? मैं कोशिश करूंगा कि सभी को क्लियर दिखे। तो चलिए साथियों, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ इसी तरह से मैं धीरे धीरे बढ़ता रहूंगा और आप सभी को समझाता रहूंगा। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आनुवंशिकीय समानताओं और असमानताओं का अध्ययन करते हैं। तो आप सभी को बताना है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या अनुवांशिकी समानताओं एवं असमानताओं को, ठीक है, अनुवांशिकी समानताओं एवं असमानताओं का अध्ययन किया जाता है या अध्ययन करते हैं। तो क्या कहते हैं साथियों से, किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? आप सभी को बताना होगा किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो साथियों, ये अनुवांशिकी के अंतर्गत किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुवांशिकी। ठीक है, अनुवांशिकी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। चलिए साथियों, मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ रहा हूँ। ठीक है, धीरे धीरे मैं आगे बढ़ूंगा। अनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? ठीक है, अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? ठीक है, तो ये आंसर आप सभी को बताना है। सभी को क्लियर दिख रहा होगा? चलिए मैं बता देता हूँ आप सभी को। तो साथियों, अनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बैटसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन किए थे? बैटसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। बैटसन नामक वैज्ञानिक ने किया था 1905 में। ठीक है, चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूँ साथियों। क्वेश्चन नंबर मेरा 5 क्या है? मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग किस पादप पर किए? ठीक है, मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग को किस
पादप यानी पौधे पर किए थे। तो आप सभी को पता होगा साथियों किस पे किए थे इन्होंने। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग को किस पौधे को चुना है? तो मटर के पौधे को। किसको चुना है साथियों? मटर के पौधे को। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सटाइवम। ठीक है, पाइसम सटाइवम इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, किसकी बात करते हैं हम? क्वेश्चन नंबर 6 की। चलिए, सभी को क्लियर दिख रहा होगा। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा मटर का पादप किस प्रकार का पौधा है। ठीक है, मटर का पादप किस प्रकार का पौधा है। ठीक है, तो सभी को क्लियर हो रहा है। चलिए, यहाँ पे मटर का जो पादप होता है वो 1 वर्षीय पौधा होता है। कितना होता है? 1 वर्षीय पौधा होता है। ठीक है साथियों, सभी को क्लियर समझ में आ रहा है? मटर जो होता है 1 वर्षीय होता है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। चलिए साथियों, तो अब हम बात कर लेते हैं मटर के पौधे। ठीक है, मेंडल ने मटर के पौधे पर कितने विपर्यासी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों, उन्होंने 7 विपर्यासी लक्षणों का क्या किया था? अध्ययन किया था। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या है साथियों, इसको हम समझते हैं। मटर में बीजों का गोल आकार तथा पीलापन जो दोनों होता है। ठीक है, ये किस प्रकार के लक्षण को दर्शाता है? ठीक है, मटर में बीजों का गोल आकार तथा पीला रंग दोनों किस प्रकार का क्या है साथियों? लक्षण। ठीक है, लक्षण दर्शाता है। ठीक है, चलो अब हम इसको समझते हैं। इसमें ये किस प्रकार का जो लक्षण है वो दर्शा रहा है। तो ये दोनों जो होता है साथियों, ये हमें क्या होता है? पीला रंग जो होता है वो हमें, और ये बीज का जो गोल आकार होता है ये प्रभावी लक्षण को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? प्रभावी लक्षण को। ठीक है, ये किस प्रकार का लक्षण हो जाएगा? प्रभावी लक्षण हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 की बात करते हैं। अगर बात किया जाए तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है, उद्यान मटर में, ठीक है, अप्रभावी लक्षण क्या होता है? दिखाई देता है, तो उसमें बीज कैसे होते हैं? ठीक है, उद्यान मटर में अप्रभावी यदि लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है, लक्षण हैं, तो उसमें कौन सा लक्षण पाया जाएगा? अगर अप्रभावी है, ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा साथियों, कैसा होगा वो? अगर उद्यान का जो मटर है अप्रभावी है तो उसमें क्या होगा? झुर्रीदार होगा। वो कैसा होगा? झुर्रीदार होगा। ठीक है, उसमें क्या दिखाई देगा? झुर्रीदार बीज उपस्थित होंगे। ठीक है, बीजों की उपस्थिति होगी, इसलिए वो क्या होगा? अप्रभावी होगा। ठीक है, उपस्थिति होगी वहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 की बात किए, अगर यहाँ पर करते हैं तो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 क्या कह रहा है साथियों? पादप का लंबापन या प्रभावी लक्षण, इसका
अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 10 है क्या है, विपरीत लक्षणों के जोड़ों को क्या कहते हैं। ठीक है, विपरीत लक्षणों के जोड़ों को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, जो अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं क्लास 10th के 2022 में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, जो विपरीत लक्षण होगा उसे हम कहते हैं एलिलोमॉर्फ। क्या कहते हैं, एलिलोमॉर्फ। ठीक है, क्या कहा जाता है उनको, एलिलोमॉर्फ कहा जाता है। या फिर आप कहेंगे युग्म विकल्पी। क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी। समझ में आ रहा है सभी को। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करेंगे 11 की, तो किसी जीव का जीनी संरचना क्या कहलाता है। ठीक है, किसी जीव का जीनी संरचना क्या कहलाती है। ठीक है, सभी को क्लियर हो रहा है। चलिए इसका आंसर हम बताने जा रहे हैं, और आप सभी लोग भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा, जो इसकी जीन की संरचना होती है इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जीन प्रारूप। क्या कहा जाता है, जीन प्रारूप अनुपात, या फिर इसी को कहते हैं जीनोटाइप। क्या कहते हैं, जीनोटाइप और फिनोटाइप होता है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जब हम बात करेंगे जीन की संरचना को तो कहते हैं जीनोटाइप। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं जीन प्रारूपिक अनुपात भी कहते हैं। ठीक है, सभी को क्लियर हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 12 जो होता है, एक संकर संकरण। ठीक है, एक संकर संकरण यानी F1। ठीक है, के F1 जनरेशन। ठीक है, F1 पीढ़ी में शुद्ध तथा संकर लक्षणों वाले यानी हाइब्रिड। ठीक है, संकर लक्षणों वाले पादपों का अनुपात कितना होगा। ठीक है, अनुपात क्या होगा, तो आप सभी को आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। इसका अनुपात हो जाएगा साथियों F1 पीढ़ी से। ठीक है, F1 पीढ़ी में शुद्ध और संकरण दोनों का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, 1:1 होता है। ठीक है, क्या होता है, 1:1 होता है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चलिए साथियों अब हम बात करते हैं एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात क्या होता है। ठीक है, एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात क्या, सभी को क्लियर दिख रहा है ना, क्या होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों, इसका आंसर हो जाएगा 1:2:1 का अनुपात होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगर बात करें 14 की,
तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 14 होता है, पृथक्करण का नियम सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ठीक है, पृथक्करण का नियम किसने प्रस्तुत किया? ठीक है साथियों, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्वप्रथम पृथक्करण का नियम ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ठीक है, सभी को क्लियर समझ में आ रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगर 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 में केंद्रक का निर्माण कहाँ पर होता है? ठीक है, केंद्रक का निर्माण, ठीक है, होता है, कहाँ पे होता है साथियों? ठीक है, केंद्रक का निर्माण कैसे होता है या किससे होता है? किससे होता है? तो केंद्रक का निर्माण जो होता है साथियों, ये होता है, किससे होता है? न्यूक्लियोप्रोटीन से बना होता है। केंद्रक न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, सभी को क्लियर समझ में आ रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर में अगर 16 की बात करूं तो क्या हो जाएगा? गुणसूत्र किस पदार्थ से बने होते हैं? गुणसूत्र किस पदार्थ से बने होते हैं? ठीक है, चलिए साथियों, ये सभी आपके लिए मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छांट के लाया हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा गुणसूत्र साथियों, ये डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, गुणसूत्र डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन से क्या होते हैं? बने होते हैं। ठीक है, सभी को क्लियर समझ में आ रहा है ना? चलिए अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 17 की, ठीक है, तो सभी को क्लियर दिख भी रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बात करूं 17 नंबर की, तो डीएनए में क्या नहीं पाया जाता है? ठीक है साथियों, तो डीएनए में क्या नहीं पाया जाता है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है? ये क्वेश्चन आपके लिए नया क्वेश्चन है। ठीक है, डीएनए में राइबोज शर्करा नहीं पाई जाती है। ठीक है, राइबोज शर्करा नहीं पाई जाती है। ठीक है, पाई जाती है। ठीक है साथियों, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 18 की, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 क्या हो जाएगा? ठीक है, प्यूरीन क्षारक का एक उदाहरण बताइए। ठीक है, प्यूरीन क्षारक का एक उदाहरण दीजिए। चलो ये क्वेश्चन, प्यूरीन जो क्षारक होता है ये क्या हो सकता है? तो गुआनिन जो होता है, गुआनिन एक प्यूरीन क्षारक होता है, एक प्यूरीन क्षारक होता है। ठीक है, क्या है? क्षारक है। सभी को क्लियर हो गया? चलिए साथियों, अब मैं बात कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 की।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, डीएनए में क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, डीएनए में कौन कौन से क्षारक पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों, ये भी आपके लिए नया क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। ठीक है, ये क्षारक क्या होते हैं, डीएनए में पाए जाते हैं। क्या होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। ठीक है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये डीएनए में पाए जाते हैं। सभी को क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर मैं लास्ट 20 की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो चलिए साथियों, ये आज का था हमारा लास्ट क्वेश्चन, जीन कहाँ पाए जाते हैं। तो ये सभी को क्या करना है, लास्ट क्वेश्चन का आंसर वीडियो को पूरा देखना है और सभी को लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है। ठीक है, तो जीन कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीन जो होते हैं साथियों ये गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, गुणसूत्रों में। ठीक है, तो ये था आपके लिए आज का एपिसोड 20 क्वेश्चन का। आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को प्लीज़ अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।